जय हिंद बच्चों। आज के सेशन में हम अनुसूचियां देखेंगे। क्या देखेंगे? अनुसूचियां। अनुसूचियों के टॉपिक में हम मतलब पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, शुरुआत से एक एक अनुसूची। आज थोड़ा कैमरा का सेटअप ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है। अनुसूचियां, पहले हमने टॉपिक में प्रस्तावना देखी थी और संविधान के स्रोत देखे थे। प्रस्तावना में ज्यादा कुछ नहीं है, मेन जो फैक्ट है जिसके बारे में उठाकर पूछ सकता है कि कौन सा प्रस्तावना में सब जो है दिया हुआ है, उसके बारे में पूछ सकता है। और स्रोत के बारे में मतलब जो मतलब हमने कौन से संविधान से कौन से मतलब चीज ली है, उसके बारे में मतलब 1-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये मतलब हमने कहाँ से लिया, या फिर 4 चीजें दे देंगे कि इनमें से कौन सा हमने इस संविधान से ये चीज उठाई है, तो वो दे सकते हैं। लेकिन आज के संविधान में हमने अनुसूचियां पढ़ेंगे। देखो, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां? 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में संविधान संशोधन द्वारा 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई थी। कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई? 4 अनुसूचियां। लेकिन पहले हम 8 अनुसूचियां, जो आपसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इस मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो आपका क्वेश्चन आएगा 8। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है, तो टोटल 12 अनुसूचियां। कितनी है? 12 अनुसूचियां। हम आगे देखते हैं 12 अनुसूचियों के बारे में। ठीक है। बारह अनुसूचियों में पहली अनुसूची देखते हैं। पहली में दी हुई है संघ और राज्य। संघ और राज्य, जो मतलब हमारे जो मतलब राज्य हैं, जैसे वर्तमान में कितने राज्य? 28 राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे। 29 राज्य थे तो पहले मतलब जम्मू और कश्मीर को तोड़कर जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद में 28 जो मतलब राज्य हो गए। और उससे पहले मतलब अब है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। पहले 9 थे। तो दादर और नागर हवेली और दमन दीव को, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। 9 से कितने हो गए? 8 हो गए। तो आपसे शॉर्ट पूछ सकते हैं कि मतलब राज्य कितने हैं? 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वो जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के बाद में उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। 370 जम्मू कश्मीर से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है। तो उसके बाद में जो है 28 राज्य हो गए। अब वो मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो है मतलब सीधे सेंट्रल के अंदर आते हैं। सेंट्रल के अंदर मतलब वहां पर जो मतलब शासन होगा वो मतलब केंद्र के अधीन होगा। वहां का जो भी प्रशासन होगा वो केंद्र चलाएगा। अब राज्य में अलग से मतलब अलग से वहां की सरकार नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप दिल्ली में देख सकते हो, दिल्ली में सरकार बैठती है, लेकिन वहां पर भी कुछ जो मतलब जो कुछ कुछ एक्ट है, जैसे पुलिस संबंधी व्यवस्था, वो सीधी सेंट्रल के अंदर आती है, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। तो हमारे यहाँ मतलब कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। दमनदीप और दादर नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और 28 राज्य हैं। अब राज्य के अंदर, अब स्टेट के अंदर मैंने आपको कुछ बताया था। स्टेट के अंदर एक राज्य होने के लिए निश्चित रूप से क्या क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए? सबसे पहले निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग और जनसंख्या। अब जनसंख्या निश्चित नहीं हो सकती, जनसंख्या कितनी भी हो सकती है। और सरकार और संप्रभुता। एक राज्य होने के लिए ये चीजें जरूरी है। किसी भी राज्य का एक निश्चित भूभाग होगा, एक एरिया होगा, एक बाउंड्री होगी, उसके अंदर एक निश्चित जनसंख्या रहेगी। अब जनसंख्या निश्चित नहीं है, आप कहोगे कि ये जनसंख्या तो आपने भूमि के आगे, अब भूमि लैंड जो होती है वो निश्चित होती है। उसका सीमा मतलब हो सकता है कि अगर किसी पर युद्ध करे तो हम उस सीमा को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जनसंख्या कितनी भी हो सकती है, वो पॉपुलेशन मतलब अलग से रूप से काउंट होती है, वो इसमें नहीं होगी, निश्चित होगी। अब उसके अंदर एक शासन करने वाली सरकार होगी। जैसे मतलब देश के अंदर हो गया तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, राष्ट्रपति हो गया, मतलब
मुख्यमंत्री हो गया, उस राज्य के अंदर सरकार होगी, एक निश्चित सरकार होगी शासन करने वाली। और संप्रभुता, संप्रभुता के मतलब ये है कि वहां पर जो भी नियम कानून होंगे वो देशवासियों के मतलब द्वारा ही मतलब बनाए गए होंगे, वो लागू होंगे। तो हमारे पास 1947 से पहले जब हम आजाद नहीं हुए थे, तो उससे पहले जो है मतलब हमारे पास संप्रभुता नहीं थी। ये सारी चीजें तो थी, लेकिन सब वो संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि सरकार जो है वो हमारी स्वयं की नहीं थी। वो सरकार कहाँ की थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो एक राज्य के लिए ये चीजें होना जरूरी है। क्या? निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये हमने संघ और राज्य देखे। संघ और राज्य, पहले मतलब पहली अनुसूची में संघ और राज्य के बारे में उल्लेख है कि हमारे मतलब भारत में कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम, अनुसूची सेकंड देखते हैं हम। अनुसूची सेकंड, अनुसूची सेकंड में है वेतन। अब वेतन किस 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 बारे में है? अब वेतन जो है मतलब वो संचित निधि पर भारित है। किस पर भारित है? संचित निधि पर। संचित निधि, जिसका उल्लेख आर्टिकल 266 के अंतर्गत है। अब संचित निधि, अब वेतन किस किस के वेतन में, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, या फिर मंत्री हो गए, उन सबके वेतन के बारे में उल्लेख है। अब राष्ट्रपति को कितना वेतन दिया जाए? जैसे 5 लाख रुपए राष्ट्रपति को दिया जाता है। राष्ट्रपति के वेतन के बारे में हो गया, उपराष्ट्रपति के वेतन के बारे में हो गया, चाहे मंत्री, इन सब के वेतन के बारे में, किन किन को मतलब कितना वेतन दिया जाएगा, वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 2 में। अब सबके अलग अलग वेतन है। जब हम आगे इनके बारे में डिटेल से आर्टिकल पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति के बारे में हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद और लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, सीएजी, इन सब के बारे में जब हम एक्ट पढ़ेंगे, मतलब इनका पद क्या है, इनका कार्य क्या है, मतलब क्या करते हैं, और इनका वेतन, शपथ, शर्तें, वो जो चीजें पढ़ेंगे ना, उनके हम आर्टिकल पढ़ेंगे ना, तो एक एक आर्टिकल में हम उनके वेतन के बारे में भी पढ़ेंगे कि किनको कितना वेतन दिया जाता है। तो आप शॉर्टकट मतलब याद रखें कि अनुसूची 2 में क्या दिया गया है। तो अनुसूची 2 में वेतन भत्तों के बारे में उल्लेख है कि, और इनका वेतन किस पर भारित है? संचित निधि पर। संचित निधि का उल्लेख आर्टिकल 266 के अंतर्गत है। किसके आर्टिकल? आर्टिकल 266 के अंदर। अब है तीसरा, शपथ। अब इसके अंदर किन किन के बारे में शपथ का उल्लेख है? इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ के बारे में उल्लेख नहीं है। खासकर ये ध्यान रखना। किन किन के बारे में? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। क्योंकि इनके जो मतलब शपथ के आर्टिकल हैं वो हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। इनका मतलब जो हम आर्टिकल पढ़ेंगे, उन आर्टिकल में, जैसे आर्टिकल राष्ट्रपति का आर्टिकल 60 में दिया हुआ है, उपराष्ट्रपति का 159 में दिया गया, उस प्रकार जो हम पढ़ेंगे आगे, उन आर्टिकल के अंदर इनके मतलब शपथ का उल्लेख पढ़ेंगे। इनकी शपथ का उल्लेख नहीं है। अब आपको मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से मतलब किसका मतलब अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख नहीं है, तो हम ये तीनों करेंगे, क्योंकि ये तीनों बीच में एक आध उठा के दे देंगे कि इनके में किसकी मतलब किसका अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख नहीं है, तो इन तीनों का नहीं है, तो है किसका? जैसे कि न्यायाधीश हो गए, या फिर विधानमंडल के सदस्य हो गए, या फिर मंत्री हो गए, मंत्रीगण हो गए, तो उनकी शपथ का उल्लेख जो है इनके अंदर है। मतलब मेन क्वेश्चन मतलब यहीं से मतलब ऐसे ही उठा के पूछेगा, इनको बीच में दे देगा और कह देगा कि शपथ, किसका शपथ का उल्लेख इसके अंतर्गत नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब आप चाहे लोकसभा के मंत्री हो गए, जो मंत्री परिषद मंत्री हो गए, चाहे विधानमंडल या मतलब राज्य के अंदर जो विधानसभा होती है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, उनकी शपथ का उल्लेख हो गया, या फिर उनकी शपथ का उल्लेख है। लोकसभा के अंतर्गत मंत्री होते हैं, मंत्री, उनकी शपथ का उल्लेख है। उनकी शपथ का उल्लेख है, उनकी क्या है?
शपथ का उल्लेख है। ये अब ये लिखो आप। अब है आर्टिकल अनुसूची 4 सीटों का उल्लेख। अनुसूची 4 में जो राज्यसभा में सीटें दी हुई है, जो राज्यसभा के अंतर्गत जो सीटें दी हुई है वो जनसंख्या के अनुसार निश्चित होगी। किसके अनुसार? जनसंख्या के अनुसार। मतलब कहां पर जनसंख्या कितनी है उस जनसंख्या के अनुसार सीटों का निर्धारण होगा। वो कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 4 के अंतर्गत मतलब सीटों का निर्धारण किया गया कि मतलब मान लो कि यहाँ पर पॉपुलेशन इस चीज चाहे ST SC OBC जनरल कैटेगरी या मतलब जो जातियां है अनुसूचित जनजातियां, जैसे अनुसूचित जनजाति या जातियां, उनकी सीटों का निर्धारण किया गया कि किस मतलब पॉपुलेशन कहाँ पर किसकी पॉपुलेशन किस अनुसार है, उस अनुसार वहां पर सीटों का निर्धारण किया गया कि यहाँ पर इसकी मतलब ST की सीट इतनी होगी, SC की इतनी होगी। वो कौन सी? मतलब राज्यसभा के लिए। किसके लिए? राज्यसभा के लिए सीटों का उल्लेख है। अब देखते हैं हम अनुसूची 5। ये आप लिखो, देखो। लिख लिया? आगे देखते हैं हम। आगे पढ़ते हैं हम अनुसूची 5 में अनुसूचित जातियों जाति और अनुसूचित जनजाति। मतलब SC और ST के बारे में, ST और SC के बारे में दिया गया है मतलब अनुसूची 5 के अंतर्गत। और इसी में दिया हुआ है पेशा एक्ट, मतलब जो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो पंचायती राज ग्रामीण व्यवस्था को सुधारने के लिए मतलब कहाँ लागू होगी, मतलब कहाँ लागू होगी और कहाँ लागू नहीं होगी, उसके बारे में दिया गया अनुसूची 5 के अंतर्गत। वो क्या? पेशा एक्ट। पेशा एक्ट के बारे में दिया गया, मतलब ग्रामीण व्यवस्था में जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था के अंदर मतलब दिया गया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में दिया गया अनुसूची। कौन सी? अनुसूची 5 के अंतर्गत। अनुसूची 5 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे अनुसूची 6। अब अनुसूची 6 में क्या देंगे? अनुसूची 6 में मतलब जो 4 विशेष राज्य है, जैसे असम हो गया, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। यहाँ की जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां है उनके बारे में विशेष उल्लेख किया गया है। कौन सी? अनुसूची 5 के अंतर्गत। ठीक है। मतलब इसके अंतर्गत जो मतलब अनुसूची 5 के तो अंदर हम पढ़ लिया अनुसूची मतलब जाति जनजाति SC और ST का उल्लेख है।
और उसके बाद में जो मतलब ये पेशा एक्ट का है, पेशा एक्ट का मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था जो ग्रामीण व्यवस्था है वो मतलब कहाँ लागू होगी और कहाँ लागू नहीं होगी। अब अनुसूची 6 में जो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है, यहाँ पर जो मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू नहीं होगी, इसके बारे में लिया गया। वो मतलब 1993 में ऐसा हुआ था, 1993 में, जो असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, आप ऐसे याद रख सकते हो, अमी मैत्री, अमी मैत्री, इससे हो गया असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इससे आप ये तीनों याद रख सकते हो, असम, मिजोरम और मेघालय। आपसे इससे मैं क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन कौन से राज्यों में मतलब जो है ये व्यवस्था जो है लागू नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन से, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, जो ये मतलब 4 क्षेत्र हैं। अनुसूची 5 में अनुसूचित जातियां, जनजातियां, SC या ST के बारे में दिया गया है, और पेशा एक्ट में बताया गया मतलब पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके बारे में। और अनुसूची 6 में मतलब 4 विशेष राज्यों के बारे में बताया गया है, जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जो असम, मिजोरम और मेघालय, वहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू नहीं है, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, ये होगी अनुसूचियां, 6 अनुसूचियां होगी हमारे। अब देखते हैं हम अनुसूची 7। अनुसूची 7 में शक्ति का उल्लेख है। शक्ति जैसे मतलब सूचियां हैं उसके अंतर्गत, जैसे मतलब अलग अलग सूचियां हैं, जैसे लिखते हैं हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब ये मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब संघ सूची क्या है? संघ सूची के अंतर्गत ये है जो जितने भी विषय है संघ सूची के, जो जितने भी विषय हैं, चाहे बैंकिंग संबंधी हो गया, चाहे विदेशी व्यापार संबंधी हो गया, चाहे मतलब आयकर या मतलब ऋण कर संबंधी व्यवस्था हो गई, वो सारी व्यवस्था है वो संघ सूची के अंतर्गत आएगी। आयकर हो गया, बैंकिंग व्यवस्था हो गया, रेलवे हो गया, ये सारी विषय किसके अंदर आएगी? संघ सूची की। लिख देते हैं जैसे बैंकिंग, आयकर हो गया, चाहे रेलवे हो गया, ये जो जितनी भी व्यवस्था है वो संघ सूची के अंतर्गत आएगी। इसके अंदर कितने विषय हैं? 97 विषय हैं। कितने विषय हैं? वर्तमान में अलग है, देखो पहले 97 थे, अब 98 है। इसका मतलब एक विषय जो हटा के वो है वो समवर्ती सूची में डाल दिया गया। नहीं रुको, पहले मतलब एक 90 जो एक विषय था, संघ राज्य सूची का विषय था एक, जो वो एक उठाकर किस में डाल दिया? संघ सूची में डाल दिया गया। किस में डाल दिया? संघ सूची में। एक मिनट पूरा लिख लेता हूं। संघ सूची, राज्य सूची, देखो हम पढ़ते हैं, देखो वापस से पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि अनुसूची 7 में मतलब जो शक्तियां हैं कि शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, जो मतलब हर, चाहे आप केंद्र में शासन व्यवस्था चलाओ, राज्य में शासन व्यवस्था चलाओ, या फिर ये दोनों मिलकर जो व्यवस्था बनाए या कानून उनमें बनाए जो, वो व्यवस्था है। ठीक है, अब संघ सूची के सारे विषय है उसमें सारा मतलब कानून बनाने का अधिकार जो है मतलब केंद्र का है। उन पर सारे विषय पर जो भी शासन व्यवस्था मतलब जो कानून बनाएगा वो सिर्फ केंद्र बनाएगा, वो केंद्र के अंतर्गत आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जो केंद्र का शासन शासन बना रहा है मतलब कानून बना रहा है वो राज्य नहीं माने। अगर राज्य उस व्यवस्था को नहीं मानता तो मतलब राज्य अपने मतलब उसके अंदर नहीं अपनाता तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ये मतलब इसके विषय मतलब कि संघ सूची पर विषय जो भी मतलब मान लो कि बैंकिंग संबंधी कोई कानून बना रहा है केंद्र सरकार, राज्य मतलब केंद्र कानून बना रहा है, रेलवे संबंधी कानून बना, राज्य कोई भी राज्य जैसे राजस्थान राज्य हो गया, वो अपने राज्य में कोई कानून लागू नहीं करता है, कोई भी कानून वो व्यवस्था कानून लागू नहीं करता है। तो इसके अंदर ये क्या होगा कि मतलब
केंद्र की बात है, जो मतलब है कानून व्यवस्था जो बना रहा है वो राज्य नहीं मान रहा है, वो मतलब अपनी मन मर्जी का काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो राज्य के अंतर्गत जो राज्यपाल है, राज्यपाल जो होता है वो मतलब केंद्र का बैठाया गया प्रतिनिधि होता है राज्य के अंतर्गत। जो सारी सूचनाएं जो होता है राज्य के अंदर, जो जितनी भी सूचनाएं होती है वो सूचनाएं वो केंद्र तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाएगा? केंद्र तक वो सारी सूचनाएं पहुंचाएगा। और केंद्र में मतलब वो राष्ट्रपति को कहेगा कि मतलब या मतलब केंद्र मतलब इसके अनुसार मतलब जो संघ सूची के अंतर्गत जो विषय कानून बनाया गया है केंद्र ने, उसके अनुसार भी एक मतलब काम नहीं कर रहा है, तो मतलब राष्ट्रपति वहां पर जो है मतलब राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। अनुसूचित मतलब अनुच्छेद 356 के तहत वहां पर मतलब राज्य में शासन लग जाएगा। किसका? राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति का शासन तो लगेगा, लेकिन काम कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल शासन करेगा वहां पर, मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा और शासन कौन करेगा? राज्यपाल शासन करेगा। ठीक है, ये तो होगी मतलब संघ सूची। अब संघ सूची के अंतर्गत पहले मतलब जो है 97 विषय थे, पहले 97 विषय थे। ठीक है, उसके बाद में मतलब जो 97 है, एक विषय जो मतलब यहाँ शासन पहले मतलब इसमें 66 विषय थे, सब्जेक्ट थे मतलब राज्य सूची के अंतर्गत। इसका एक सब्जेक्ट यहाँ उठाकर मतलब इसको दे दिया संघ सूची को, इसका एक सब्जेक्ट उठाकर संघ सूची को दे दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद में इसके अंदर कितने सब्जेक्ट हो गए? 97। आप शॉर्ट में याद रख लेना कि मतलब संघ सूची के अंतर्गत संघ सूची मतलब कितने विषय को लेकर कानून बना सकती है। तो कानून आ गया 98 पर, 98 विषयों पर मतलब जो संघ सूची जो है मतलब कानून बना सकती है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब है राज्य सूची। मतलब राज्य सूची के अंतर्गत भी कोई व्यवस्था होगी, चाहे मतलब पुलिस व्यवस्था होगी, वो राज्य के अंतर्गत आती है। पुलिस व्यवस्था होगी वो राज्य समुदाय या राज्य संबंधी जो भी शासन व्यवस्था है, चाहे राज्य मतलब कृषि संबंधी कोई व्यवस्था बनाए या अपने देश के अंदर, अगर वो मतलब मान लो कि राज्य कोई कानून बनाता है किसी भी विषय में, चाहे कृषि संबंधी हो गया, पुलिस संबंधी व्यवस्था हो गया, वो कानून बनाएगा। और उसके बाद में वहां पर मतलब राज्य के केंद्र में क्या होता है कि मतलब संसद कानून बनाती है, तो वो बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है हस्ताक्षर के लिए, राष्ट्रपति के पास जाएगा साइन करने के लिए। जो और अगर राज्य के अंतर्गत जो विधानसभा कानून बनाती है, विधानसभा, वो जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल के पास साइन करने के लिए तो मतलब वो कानून जो है राज्यपाल के पास साइन करने के लिए आ जाता है और राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वो कानून बन जाता है। लेकिन अगर मान लो कि राज्यपाल चाहे कि वो कानून मैं मतलब राष्ट्रपति के लिए रखूंगा, मतलब राष्ट्रपति के उस पर विचार करवाएंगे, तो वो राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है और राष्ट्रपति हाँ कर दे तो वो मतलब कानून बन जाता है। बाद में वो राष्ट्रपति साइन कर दे के भेज देता है कि राज्यपाल साइन कर दे, तो वो मतलब कानून बन जाता है। ये तो मतलब राज्य सूची के अंतर्गत। राज्य सूची के अंतर्गत पहले 66 विषय थे, 66 विषय सब्जेक्ट थे। तो उसके बाद में इसमें से जो हमने 7 सब्जेक्ट है उस पर मतलब जो मतलब कुछ सब्जेक्ट है जो मतलब 5 जो विषय हैं वो तो हमने इसको दे दिए, किसको? समवर्ती सूची को। और बाकी जो मतलब एक सब्जेक्ट था वो मतलब हमने इसको मतलब संघ सूची को दे दिया। ये मतलब क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिस पर केंद्र कानून बना है वो संघ सूची में आता है, जिसमें राज्य कानून बना है वो राज्य सूची में आता है। और समवर्ती सूची में क्या आता है? समवर्ती सूची में मतलब ये कि मतलब राज्य और संघ दोनों कानून बना सकता है। लेकिन अगर इन दोनों में टकराव हो, केंद्र और मतलब राज्य में, तो किस कानून की मान्यता रहेगी? समवर्ती सूची। मतलब इन समवर्ती सूची में जो भी कानून बना रहे हैं उसमें केंद्र की मान्यता ज्यादा रहेगी, मतलब केंद्र की ज्यादा मान्यता रहेगी, राज्य की मान्यता नहीं रहेगी। ठीक है, अब इसमें दी हुई है मतलब सूचियों के बारे में उल्लेख है, शक्ति है सूचियों का। एक मिनट, हाँ, सूचियों के बारे में कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 98 विषय हैं। इसमें राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 59 विषय हैं। और पहले समवर्ती सूची में 47 विषय थे, 47 विषय थे। उसके बाद में इसमें 52 विषय हो गए। इसमें जो मतलब वन्य जीव, ये जो विषय है वो मतलब नए जोड़े गए थे।
वन और वन्य जीव, ऐसे विषय जो है मतलब बाद में नए जोड़े गए थे। ठीक है, मतलब शिक्षा, देखो वन, वन्य जीव, शिक्षा, जो अधीनस्थ न्यायालय है, कौन कौन से विषय, 5 विषय लिख देते हैं। देखो शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल पद्धति, और जो अधीनस्थ न्यायालय है। ये जो 5 विषय हैं बाद में जो मतलब किससे, राज्य सूची से उठाकर कहाँ डाल दिए गए, समवर्ती सूची में। मतलब समवर्ती सूची में अब इन विषयों पर संघ यानी केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा, वन, वन्य जीव, नापतोल पद्धति, जो मतलब नापतोल की पद्धति निश्चित करना है उस संबंधी, और शिक्षा संबंधी जो कानून बनाना है उसके संबंधी, और वन और वन्य जीव के संबंधी, और अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, जो मतलब जैसे सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, और उसके नीचे मतलब अधीनस्थ न्यायालय जो जिलों के अंतर्गत होता है, उस संबंधी व्यवस्था जो मतलब समवर्ती सूची के अंदर डाल दी कि इसके ऊपर मतलब संघ यानी राज्य भी कानून बनाएगा या फिर केंद्र, दोनों कानून बना सकते हैं। इसके अंदर क्या है, अनुसूची 7 के 7 पढ़ी हमने अभी। अब देखते हैं आगे अनुसूची 8, ये आप लिख लेना, ठीक है। अब देखते हैं हम भाषा का उल्लेख, अनुसूची 8 में कौन कौन सी भाषाओं का उल्लेख। इसमें अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषाओं का। देखो मूल संविधान में जो है, मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, तो बाद में कितनी और जोड़ी गई, 8 भाषाएं और जोड़ी गई। कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में जो थी वो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। अब हम इसके आगे देखते हैं कि मतलब कौन कौन सी भाषाएं हैं। जैसे सबसे पहली है कि मतलब कौन कौन सी भाषाएं, अब देखो इसके अंदर कौन कौन सी भाषा आएगी, हम ऊपर से शुरू करते हैं। जैसे ये कि, एक मिनट, जैसे देखो सबसे ऊपर ज्यादा सिंधी, मतलब सिंधी बोली जाती है, जो जम्मू कश्मीर वहाँ का इलाका है वहाँ पर ज्यादातर सिंधी बोली जाती है। उसके नीचे पंजाब का इलाका आ गया, तो वहाँ पर पंजाबी बोली जाएगी, ठीक है, पंजाबी। फिर जो मतलब यूपी, बिहार, वहाँ का जो यूपी का इलाका है वहाँ पर बोली जाएगी हिंदी। कौन सी, हिंदी भाषा बोली जाएगी। कौन सी बोली जाएगी, हिंदी। उसके आगे चाहिए जो असम का वो वाला इलाका है वहां पर बोली जाएगी असमिया, या असम की बोली जाएगी मतलब असमिया भाषा, वो बोली जाएगी। फिर आप जाओगे नीचे, उसके नीचे आएगा बंगाल, पश्चिम बंगाल, वहां पर कौन सी भाषा बोली जाएगी, बंगाली। कौन सी भाषा बोली जाएगी, बंगाली। अब देखो आप नीचे जाओगे, आप जैसे केरल में, तमिलनाडु, कर्नाटक, वहां पर जाओगे ना, जैसे केरल में जाओगे वहां पर मतलब कैसी, मतलब कन्नड़ भाषा बोली जाएगी, कन्नड़। और तमिलनाडु में जाओगे आप, और वहां पर मतलब तमिल भाषा मिलेगी, तमिल भाषा। और आंध्र प्रदेश, वहां पर जाओगे आपको तेलुगु भाषा मिलेगी, तेलुगु भाषा बोलने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब उसके ऊपर जैसे आप महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको मराठी भाषा बोलने के लिए मिलेगी, कैसी, मराठी भाषा बोलने के लिए मिलेगी, ठीक है। जैसे कि ये होगी, जैसे सिंधी। उसके बाद में यहाँ पर जो नेपाल वाला इलाका है,
यहाँ पर आपको नेपाली बोलने को मिलेगी। कैसी भाषा बोलने को मिलेगी? नेपाली। अब देखते हैं, हम 22 भाषाओं लिखने की कोशिश करते हैं पूरी। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, ये मतलब राज्य, जैसे कि यहाँ गुजरात है, वहाँ पर गुजराती हो गई। ठीक है, यहाँ केरल का तट है, वहाँ पर कन्नड़ हो गई, मतलब कन्नड़ हो गई। यहाँ पर तमिलनाडु है, तमिलनाडु में तो कौन सी होगी? तमिल भाषा हो गई। ठीक है, जैसे यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का इलाका है, वहाँ पर कौन सी हो गई? तेलुगु भाषा हो गई, तेलुगु भाषा हो गई वहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ मलयालम, एक मिनट रुको, यहाँ केरल के अंदर जो है वो मलयालम है, और कर्नाटक के अंतर्गत जो है वो कन्नड़ भाषा बोली जाती है। ठीक है, याद रखना, केरल के अंदर जो है मलयालम, और कर्नाटक के अंदर जो है कन्नड़ भाषा बोली जाती है। गुजरात के अंदर गुजराती बोली जाती है, गुजरात के अंदर गुजराती बोली जाती है, और पश्चिम बंगाल के अंदर बंगाली बोली जाती है। जैसे नेपाल का इलाका सटा हुआ है, वहाँ पर नेपाली बोली जाती है। और उस जो यूपी और उसके पास वाला इलाका है, वहाँ पर कौन सी? हिंदी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। जैसे हम उत्तराखंड और उस हिमाचल प्रदेश के पास वाला इलाका है, वहाँ पर थोड़ी संस्कृत का प्रचलन है, संस्कृत। तो वहाँ कौन सी बोली जाएगी? संस्कृत। अब कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनको मान्यता नहीं है, जैसे मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर उल्लेख नहीं है, जैसे राजस्थानी हो गया। इसका मतलब आप मत सोचना कि मतलब राज्य, मतलब इसका जो अनुसूची 8 में है, जो राजस्थानी भाषा का उल्लेख है, वो इसका उल्लेख नहीं है। किसका? राजस्थानी का उल्लेख नहीं है इसके अंदर। अब बाद में देखते हैं 21वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं, जो मतलब जो बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई, वो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। पहले देखो, 21वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। सबसे पहले कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर है 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। मतलब 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कितनी भाषाएं? 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, अब इसके देखते, इसके आगे 92वें संविधान संशोधन द्वारा, इसके बाद में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये जो भाषाएं वो जोड़ी गई थी। देखो, ये जो 21वां संविधान है वो 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में। और जो मतलब, और जो ये है मतलब 71वां संविधान संशोधन, वो 1992 में हुआ था। और जो 92वां संविधान संशोधन है वो 2003 में हुआ था। अब कौन कौन से? देखो, 21वां संविधान संशोधन 1967 के अंतर्गत सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा। और 71वें संविधान संशोधन द्वारा, 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? टोटल कितनी भाषाएं हो गई है? 8 भाषाएं होगी। कितनी भाषाएं होगी? अब आपको पूछ सकते हैं कि 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, तो आप ये 3 बता सकते हो, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली और मणिपुरी और कोंकणी।
और उसके बाद में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके अलावा देखो अंग्रेजी भी शामिल है इसमें। अंग्रेजी भी शामिल है। देखो हमने कितनी पढ़ी, 8 ये हो गई, जो हम 22 भाषाएं गिनते हैं, 8 ये हो गई, एक 9 अंग्रेजी हो गई, सबसे ऊपर अंग्रेजी हो गई, ठीक है। नीचे देखो मलयालम, मलयालम हो गई एक, उसके बाद मलयालम पढ़ी थी हमने, कन्नड़ देखी थी, तेलुगु, तमिल देखी थी, तेलुगु देखी थी, गुजराती हो गई, मराठी। अब आप मतलब इसको मतलब राज्य के अनुसार काउंट करोगे, राज्य के अनुसार आप गिनोगे तो आपको सारी की सारी भाषाएं मिल जाएगी। कौन सा राज्य है वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है, उस अनुसार आप काउंट करोगे ना तो आपको वो सारी भाषाएं मिल जाएगी। जैसे एक बार आपको मैं वापस बता दूं, जैसे ऊपर सबसे ऊपर जो है इलाका है वहाँ पर सिंधी है, सिंधी। जहाँ आप नीचे आओगे उत्तराखंड और हिमाचल के इलाके में आओगे तो वहाँ पर आपको संस्कृत मिलेगी। उससे नीचे आओगे तो आपको यूपी वाला इलाका मिलेगी तो वहाँ पर हिंदी मिलेगी। यूपी के ऊपर आप नेपाल की तरफ देखोगे तो वहाँ पर नेपाली मिलेगी। नेपाल के आप दक्षिण में जाओगे तो वहाँ पर आपको असमिया मिलेगी, ठीक है। अब उसके नीचे आप जाओगे जैसे मणिपुरी मिलेगी, मणिपुरी, जैसे मणिपुर वाला इलाका है जो मतलब दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, वहाँ पर आपको मणिपुरी मिलेगी, ठीक है। उसके नीचे आप बंगाल की साइड में जाओगे तो वहाँ पर आपको बंगाली मिलेगी। कौन सी मिलेगी? बंगाली। आप उसके बाद में एक और है, देखो यहाँ उड़िया, जो उड़ीसा वाला इलाका है, उड़ीसा वाला इलाका, वहाँ पर कौन सी बोली जाती है? उड़िया। उड़ीसा वाला इलाका में कौन सी बोली जाती है? उड़िया। और उसके बाद में जो आप उसके नीचे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की साइड में आओगे तो वहाँ पर कौन सी बोलेगी? तेलुगु भाषा। तमिल मतलब तेलंगाना और वहाँ की साइड में कौन सी? तेलुगु भाषा बोली जाएगी। उसके नीचे आप तमिलनाडु में आओगे तो आप पर वहाँ को तमिल मिलेगी। कौन सी मिलेगी? तमिल। उसके बाद में केरल की साइड में जाओगे तो आपको मलयालम मिलेगी। उसके ऊपर जस्ट कर्नाटक आएगा, कर्नाटक में जाओगे तो आपको कन्नड़ मिलेगी। उसके ऊपर जस्ट ऊपर जाओगे महाराष्ट्र में जाओगे तो आपको मराठी मिलेगी। उसके ऊपर जस्ट ऊपर जाओगे तो गुजरात, गुजरात में आपको कौन सी मिलेगी? गुजराती मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद में राजस्थान, राजस्थान की भाषा को मतलब 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है, तो आप इसको मतलब राज्य के अनुसार आप जैसा राज्य देखोगे उस अनुसार इस भाषाओं को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें से 22 भाषाएं हैं और उसमें से 14 जो है पहले मूल संविधान में थी, बाद में 8 भाषाओं को इन संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है।